हाय, दिस इज विशाला एंड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं एंड नाउ वी आर अभी ये टॉपिक थी, ये क्वेश्चन भी बेल का ही है। मतलब बेल में आपके 3-4 तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब मैंने जो भी पीवाईक्यूज देखे उसके हिसाब से, एक तो कि मतलब बेल क्या है, रेगुलर बेल है या फिर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ये सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। उसके अलावा एंटिसिपेटरी बेल अलग से है, फिर किन ग्राउंड्स पे बेल रिफ्यूज किया जा सकता है, और कैंसलेशन ऑफ बेल, और एक है डिफॉल्ट बेल। मतलब ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जिनसे 3-4 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बेल से आ रहे हैं। और बेल से जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट कि 15-20 नंबर के क्वेश्चन तो बेल के टॉप 20 नहीं, 20 का तो एक क्वेश्चन है। मतलब 30 नंबर यू कैन एक्सपेक्ट कि 30 नंबर एटलीस्ट बेल के टॉपिक से तो क्वेश्चन आ रहा है। सो इसमें देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि इसमें एक जीवन नाम का इंसान रहता है, उसकी प्रोसिक्यूशन चल रही होती है, उस पे चार्जेस होते हैं नॉन बेलेबल और बेलेबल दोनों ऑफेंस के लिए। वो सेशन कोर्ट में जाता है जहां पे बेल रिफ्यूज कर दी जाती है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है और अप्लाई करता है बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, क्योंकि इसमें बेलेबल ऑफेंस की है, तो इसी पे आपको डिसाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि एक इंसान रहता है, उस पर बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों ऑफेंस के चार्जेस रहते हैं। सेशन कोर्ट में बेल रिफ्यूज हो जाती है, फिर हाई कोर्ट में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट वो अप्लाई। तो आपको इस पर डिस्कशन देना है केस लॉज के हिसाब से। ठीक है, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बेलेबल ऑफेंस से ये डिफाइन किया। देखो, एक चीज और है कि इसमें हो सकता है कि मैंने कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा लिखा हो, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है मैंने कंटेंट ज्यादा लिखा हो यहाँ पे। आंसर लिखते वक्त पेपर में यू कैन स्किप दिस। ठीक है, मतलब जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, जो प्रोविजन तुम्हें लिखने को लगे, यू कैन राइट, और जो एक्स्ट्रा लगे यू कैन रिमूव दैट। मतलब जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही लिख के आना है, क्योंकि आई डू हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई वुड हैव टू कीप हियर। दैट्स राइट। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या है। पहले हमें ये समझना होगा कि तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन सेक्शन है, उसमें हर चीज की डेफिनेशन दी है, हर टर्म की। तो सेक्शन 2 clause 1 सब clause C में बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है। वो कहता है कि जो भी बीएनएसएस में फर्स्ट शेड्यूल दिया है, फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है बेलेबल ऑफेंस की, तो उस लिस्ट में जितने भी ऑफेंस दिए हैं वो बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उसकी बेल दी जा सकती है, मतलब वहां पे बेल एज अ मैटर ऑफ राइट है। ठीक है, और उसके अलावा मतलब जो भी ऑफेंस बीएनएसएस 2023 के फर्स्ट शेड्यूल में नहीं दिए है, फर्स्ट शेड्यूल की लिस्ट में, वो सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल। ठीक है, लिस्ट हमें कहां से मिलेगी, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब समझते हैं कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या है। तो बेलेबल ऑफेंस में बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब इसको पहले ऐसे समझो कि अगर किसी इंसान को, अगर किसी अक्यूज को किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको बेल पे रिलीज करना ही करना है। अगर वो बेल की अगर वो बेल दे रहे हैं, बेल मतलब इफ दे आर प्रिपेयर टू गिव बेल, मतलब सिक्योरिटी दे रहे हैं, एक बेल बॉन्ड भरना होता है आपको। अगर आप बेल बॉन्ड दे रहे हो और वो कंडीशंस जो बेल की ऑर्डर में आपको स्पेसिफाई की है कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने, सेशन कोर्ट ने, उसको आपको फुलफिल करना है। ठीक है, कुछ कंडीशंस पे बेल मिलती है और वो आगे सेक्शन मैंने बताया है। ठीक है, तो ये बेल आपको मिलेगी। मतलब बेलेबल ऑफेंस में बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, ये कहां से मिल सकता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर से भी मिल सकता है, मजिस्ट्रेट से भी मिल सकता है, कोर्ट से भी मिल सकता है। ठीक है, किन बेलेबल ऑफेंसेज में कैसे क्राइम्स होते हैं, थोड़े लेस सीरियस होते हैं या माइनर ऑफेंसेज होते हैं। बीएनएसएस का सेक्शन 480 जो है वो बेलेबल ऑफेंसेज की बात करता है। इसके एग्जांपल्स हैं सिंपल हर्ट हो गया, ब्राइबरी हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, डिफेमेशन हो गया। ठीक है, ये बेलेबल ऑफेंसेज। फिर हम आते हैं थोड़े नॉन बेलेबल ऑफेंसेज। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता। यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है। कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे नो एब्सोल्यूट राइट, कोई राइट नहीं है आपको, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। ठीक है, कि कभी कभी मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सबसे पहले तो कि वो फर्स्ट शेड्यूल के लिस्ट में नहीं दिया है, उन ऑफेंसेस का नाम वो नॉन बेलेबल है। और यहाँ पे आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। सबसे पहले तो आपको एक चीज ये समझनी होगी कि जब हम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, आपको पता है आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। तो उसमें क्या बोलते हैं कि हर सिटीजन को, हर इंसान को, मतलब क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते। कर्टेल कब कर सकते हो? ओनली बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इसका मतलब क्या है कि अब कोई अक्यूज्ड है, उसका गिल्ट तो क्लेम नहीं हुआ। और इंडियन जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि एवरी अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक उसके केस का डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, तब तक उसको इनोसेंट मानना है। तो कोई इंसान है, उसके चार्जेस भी प्रूव नहीं हुए, वो गिल्टी भी प्रूव नहीं हुआ, फिर भी हम उसको कैसे उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं ना। हाँ, वो एज अ नॉर्मल सिटीजन है, उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हुआ, ही इज जस्ट अ सस्पेक्ट, तो उसको हम उसकी हम पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते। तो यहाँ से आता है बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। पर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा ऑफेंस किया। अगर आपने बहुत सीरियस ऑफेंस किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस किया, उस केस में आपको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पे सस्पेक्ट है तो आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरह भी नहीं रह सकते। आपको कुछ कंडीशंस पे बेल दी जाएंगी, आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट व्हेन आई से, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंस समझ आ गया कि इसमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है, सॉरी कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको समझ आ गया। अब हम जो प्रॉब्लम हमें दी थी उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या था हमारा कि एक इंसान पे बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों ऑफेंस था। सेशन कोर्ट ने बेल रिफ्यूज कर दी, हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन किया जाए मैटर ऑफ राइट। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3
डिस्कशंस है, 3 इश्यूज है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना होगा कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट पे हमारे पास क्या प्रोविजंस और कौन सी केस लॉज है, उस पे हमारा क्या एनालिसिस है। दूसरी चीज हम ये कंडीशन डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑफेंस में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों इन्वॉल्व होता है, उस केस में क्या है, उस केस में बेल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो हमें क्लियर है कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट अप्लाई होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो हमें पता है कि यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस है जिसमें बेलेबल भी और नॉन बेलेबल भी, तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट कंसीडर करेंगे या फिर कोर्ट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी, ये डिस्कस करेंगे। और तीसरा रिफ्यूजल ऑफ बेल, क्योंकि सेशन कोर्ट ने बेल रिफ्यूज किया था तो हम रिफ्यूजल ऑफ बेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम सबको डिस्कस करते हैं। पहला, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। सेक्शन 478 बीएनएसएस जो है वो बेल की बात करता है, बेलिंग बेलेबल ऑफेंस की। अभी आगे बेलिंग नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी बात की गई है आगे वाले उसमें आगे वाले सेक्शन। सो हम ये देखते हैं सेक्शन 478 बीएनएसएस बेलिंग बेलेबल ऑफेंसेस की बात करता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये हमारा प्रोविजन कहता है कि अगर किसी इंसान को, अगर वो अक्यूज थे किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए और उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, तो उसको बेल दिया ही जाना चाहिए। शैल वर्ड है यहाँ पे, मतलब मैंडेटरली देयर इज अ बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। मतलब अगर किसी इंसान को किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर आप अरेस्ट कर रहे हो विदाउट वारंट, तो उसको बेल दिया ही जाना चाहिए, ठीक है, ये कहता है। लेकिन बेल दिया ही जाना चाहिए मतलब अब किसी को अगर आपने अरेस्ट किया है और उसको आप छोड़ भी दे रहे हो, मतलब दिया ही जाना चाहिए, तो फिर मतलब ही क्या है। तो वही चीज है कि हर कंडीशन में नहीं दिया जाना चाहिए। आगे हमारे पास कंडीशन स्पेसिफाइड है कि कब बेल दिया जाना चाहिए और किन कंडीशंस में दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जनरली दिया जाना चाहिए बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ओके। देन वी टॉक, हाँ, तो अभी आफ्टर फर्निशिंग बेल बॉन्ड, मतलब आपको बेल दिया जाएगा अगर आप बेलेबल ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट हुए तो आपको बेल दिया जाएगा, बट आफ्टर फर्निशिंग बेल बॉन्ड सिक्योरिटी देनी होती है, मॉनेटरी सिक्योरिटी देनी होती है और कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकता है कोर्ट, ठीक है, कि आपको ये अवॉइड करना होगा। कंडीशंस मतलब कि आप असिस्ट करोगे इन्वेस्टिगेशन में, मतलब कोऑपरेट करोगे, जब भी आपको बुलाया जाएगा इंटरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, यू वुड बी देयर, यू वुड बी प्रेजेंट। या फिर आप इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा सकते बिना कोर्ट की परमिशन के, या फिर अलग अलग ऐसे कंडीशंस इंपोज कर सकती है कोर्ट ये करते हुए। तो 478 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है, मतलब ये मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखी है, आप चाहो तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख सकते हो स्पेसिफिक, मुझे एक्सप्लेन करना था सो आई चोज दिस। एंड आप एग्जाम में भी लिखते वक्त अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप याद रख पाते हो तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं रख पाते हो तो स्पेसिफिक जो देखो कोई भी आंसर में बेयर एक्ट की बात जब हम करते हैं तो उसके जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मिस नहीं होना चाहिए, जो बात उसमें कही गई है, जो पॉइंट्स कहे गए हैं वो मिस नहीं होना चाहिए। सो इधर यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, या फिर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर आपको पता याद है तो आप वो भी, ठीक है। तो 478 क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर आपको अरेस्ट किया गया विदाउट वारंट तो आपको बेल दी ही जानी चाहिए, ठीक है। कब? जब आप बेल बॉन्ड फर्निश करोगे और कंडीशंस फुलफिल करोगे, ठीक है। अब उसके बाद उसके नीचे 478 क्लॉज 1 नहीं 478 जो है उसके नीचे एक ये दिया है इंडिजेंट पर्सन, कि अगर कोई इंसान बेल बॉन्ड नहीं दे पा रहा है, अगर वो इतना इंडिजेंट है, इंडिजेंट मतलब इट कांट अफोर्ड, ही इज अ पुअर पर्सन, तो उस क्या फिर उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि बेल क्यों दी जानी चाहिए, व्हेन वी से दैट बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, तो हमें ये समझ आया कि क्यों उसको बेल दी जानी चाहिए। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है आई थिंक कि व्हेन वी से बेल एज अ मैटर ऑफ राइट तो क्या मतलब होता है। देखो आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कोई भी इंसान अगर वो सस्पेक्ट है, अभी इंडियन जूरिस्प्रूडेंस ये कहते हैं कि पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक उसका गिल्ट प्रूव ना हो तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि वो गिल्टी है, ही जस्ट अक्यूज है, तो उसकी हम पर्सनल लिबर्टी कर्टेल नहीं कर सकते। हम हमारा फंडामेंटल राइट है कि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर हमारा गिल्ट प्रूव नहीं हुआ तो हमें हमारी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल नहीं की जा सकती, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बेल का प्रोविजन है एंड दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि 478 बीएनएसएस कहता है कि अगर किसी बेलेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया है तो आपको बेल मिलनी चाहिए जब आप बेल बॉन्ड फर्निश करोगे। उसके आगे की बात है कि अगर आप इंडिजेंट पर्सन हो, अगर आप बेल बॉन्ड नहीं दे सकते हो तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट जो है आपको डिस्चार्ज कर सकता है ऑन योर पर्सनल बॉन्ड, मतलब विदाउट सिक्योरिटी। आप ये कह रहे हो कि मैं ये करूंगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है बट आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम गिविंग आई एम होल्डिंग मैं अपनी ये सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि आई वुड असिस्ट, आई वुड बी प्रेजेंट जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो पर्सनल बॉन्ड पे भी आपको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब है कि अरेस्ट के 1 वीक के अंदर अगर आप बेल फर्निश नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप अपनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, तो कोर्ट लॉ अज्यूम करेगा कि दे आर इंडिजेंट, ठीक है, दे कांट अफोर्ड इट, ठीक है, मतलब ये चीज, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो भी एप्लीकेशन की प्रोसेस होती है वो अलग दी हुई है पूरी, कि कैसे आप अप्लाई करते हैं, कैसे एप्लीकेशन देते हैं इंडिजेंट पर्सन के लिए बेल के लिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अब ठीक है, हमने ये देखा कि आपको बेल मिल जाएगी बेल बॉन्ड पे, अगर आप इंडिजेंट पर्सन हो उस केस में भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट को लगता है कि अगर आप इंडिजेंट हो, आपकी ऐसी मजबूरी है या जो भी है, तो आपको पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगली चीज कि आपने बेल बॉन्ड की बात की, ठीक है, आप बेल बॉन्ड पे आपको बेल मिली है लेकिन आप डिफॉल्ट हो गए, आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप सिक्योरिटी पूरी नहीं कर रहे हो, मतलब देखो आपको बेल मिली, कंडीशंस पे मिली, लेकिन आप कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपको बोला गया कि आप क्या मतलब बेल का गलत यूज कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर अटेंडेंस कंप्लीट जितना बोला गया कि आपको पुलिस स्टेशन में इतनी अटेंडेंस देनी है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आना, आपको फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आपने बेल डिफॉल्ट किया, या फिर आपने जो सिक्योरिटी ये ठीक है बॉन्ड कंडीशन जो भी है वो आप वायलेट कर रहे हो, तो कोर्ट वहां पे आपको बेल पे रिलीज करने से मना भी कर सकते हो, और अगर आपकी बेल मिली हुई है तो उसको आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक बार बेल मिल गई तो मिली हुई है, आप कंडीशंस फुलफिल अगर नहीं करते हो तो आपकी बेल कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ सेक्शन 491 जो है, द रिफ्यूजल डज नॉट स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम रिकवरिंग द पेनल्टी फॉर द फोरफीटेड बॉन्ड अंडर सेक्शन 491, मतलब क्या है कि
अगर आप बेल बॉन्ड की कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो तो जो भी पर्सनल जो भी आप मनी सिक्योरिटी दे के आप बेल बॉन्ड फर्निश किया है आपने, उसको रिकवर किया जाएगा। और यहाँ पे कोर्ट सेक्शन 491 के अकॉर्डिंग आपको मतलब जो पेनल्टी रिकवर करनी है उससे भी कोर्ट को कोई रोक नहीं रहा है, वो कोर्ट वहां पे आपकी पेनल्टी भी रिकवर कर लेगी। ठीक है, ये तो ये केस हुआ कि अगर आपने बेल बॉन्ड की कंडीशंस फुलफिल नहीं की या फिर ये। ठीक है, सो इस पे अब एक केस है, किस चीज पे? बेल एज अ मैटर ऑफ राइट पे। ठीक है, पर इंडिजिन पर्सन की भी बात की है इसमें और बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि देखो हम यहाँ पे तीन चीज डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग। एक तो देख रहे हैं बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, दूसरा हम देखेंगे कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस जब दोनों इन्वॉल्व हो तो क्या होता है, और तीसरा रिफ्यूजल ऑफ बेल। ठीक है, तो अब बेल एज अ मैटर ऑफ राइट की एक केस देखते हैं, कहाँ गया? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये इसकी साइटेशन है। इसमें क्या रहता है कि मोतीराम एक मिजरेबल मजदूर रहता है, मिजरेबल मेसन, जो अफोर्ड नहीं कर सकता बेल बॉन्ड। ठीक है, तो सीजेएम ने बोला था, मतलब जब वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गया, जब वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गया तो उसको बोला कि 10,000 की सिक्योरिटी लगेगी। ठीक है, बेल बॉन्ड कौन डिसाइड करता है? कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कितने की बेल बॉन्ड आपको फर्निश करनी है। तो वहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 10,000 की ये सिक्योरिटी डिमांड की। ठीक है, लेकिन अब वहां पे मजिस्ट्रेट ने मोतीराम का भाई आ रहा था फिर सिक्योरिटी देने, तो मोतीराम का भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता था। ठीक है, जहां पे कोर्ट सिचुएटेड था, उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसका भाई रहता था, वो सिक्योरिटी देने को तैयार था। लेकिन सीजेएम बोल रहा कि नहीं, तुम्हारा भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है और कोर्ट इस डिस्ट्रिक्ट का है, तो सिक्योरिटी ये नहीं ले सकता। ठीक है, तो मोतीराम जो है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, पूरा प्रोसेस चला होगा ये चीज, बट ये जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सो तो यहाँ पे ये डिस्कशन होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक तो ये गरीब आदमी है, इस पे 10,000 की आप बेल बॉन्ड लगा रहे हो, दूसरी चीज इसका भाई अगर देने को आ रहा है तो वहां पे भी आप रिफ्यूज कर रहे हो। तो इसमें इश्यूज यही थे कि क्या पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है अगर कोई बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पा रहा है, इंडिजन पर्सन है, और कितना बेल का अमाउंट होना चाहिए। अब ये गरीब आदमी है, आप इसको 10,000 की बेल बॉन्ड भरने को बोल रहे हो, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है कि बेल बॉन्ड में कितना अमाउंट होना चाहिए, इस पे कोर्ट की क्या डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्या करके वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा चीज यही कि अगर कोई इंसान दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट का है तो क्या वो बेल बॉन्ड नहीं ले सकता। ठीक है, तो कोर्ट ने इसमें यही चीज एक्सप्लेन किया, आपको ये पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। इसमें दो तीन चीजें ये एक्सप्लेन की गई कि बेल का मतलब क्या होता है। बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, जस्टिस कृष्णा नोटेड दैट सीआरपीसी डज नॉट डिफाइन बेल, इंटरप्रेटेड इट ब्रॉडली टू मीन जुडिशियल रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, मतलब पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज कि मतलब देखो, मेन चीज जो इसमें निकल के आई वो ये है कि बेल में पर्सनल बॉन्ड्स भी इंक्लूड होते हैं। जरूरी नहीं है कि बेल बॉन्ड ही हर केस में, अगर इंडिजन पर्सन का केस है, कोर्ट अगर इस चीज से सेटिस्फाइड है कि ये इंसान इंडिजन पर्सन है, देयर आर स्पेसिफिक रीजंस टू प्रूव दैट द पर्सन इज इंडिजन पर्सन। ठीक है, तो उसको पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, और कितना अमाउंट कितना सेटल किया जाना चाहिए, तो ये कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कंसीडरिंग द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द अक्यूज। ऐसा नहीं है कि एक मजदूर के लिए आप 10,000 रख रहे हो, एक किसी पॉलिटिशियन के लिए भी 10,000 रख रहे हो, नहीं। कोर्ट यहाँ पे फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को देखेगी और अलग अलग अमाउंट बेल बॉन्ड की रख सकती है। ठीक है, अगली चीज बोलेगी कि कोई रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इंडिया एक ही है, भारत एक ही है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि किस स्टेट के हो और कोर्ट आप अरेस्ट कहीं और हुए हो तो दूसरे जगह का इंसान आपकी सिक्योरिटी नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और सेम सोशल जस्टिस की बात की जानी चाहिए कि अगर वो इंडिजन पर्सन है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बेल रिफ्यूज कर दो। ठीक है, इंडिजन पर्सन का कॉन्सेप्ट मतलब एक्सटेंड करने के लिए गांधीयन तलिस्मान, आपको ये पता होगा कि गांधी जी का तलिस्मान ये कहता है कि अगर आप कोई भी स्टेप लेते हो और अगर आप ये सोचते हो कि जो सबसे गरीब से गरीब इंसान जो आपने देखा है सोसाइटी में, मेरा ये स्टेप क्या उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरे इस स्टेप से उस गरीब से गरीब इंसान को क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा, मतलब क्या अफेक्ट होगा, उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा। तो इस चीज को कंसीडर करते हुए हमें कोई स्टेप लेना चाहिए। गांधीयन तलिस्मान है, मतलब इट्स आउट ऑफ द टॉपिक, बट तो इस केस में क्या बोला गया, मोतीराम के केस में ब्रीफ में अगर मैं समरी में समझाऊं तो एक मेशन रहता है, गरीब आदमी रहता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, सीजेएम 10,000 की वो बेल बॉन्ड लगाता है, तो उसका भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, वो सिक्योरिटी लेने आ रहा होता है, लेकिन उसको रिफ्यूज उस चीज पे उसको भी बेल पे नहीं छोड़ा जा रहा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज करके यही बोला कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेल बॉन्ड पे ही छोड़ा जाए, अगर कोई इंसान इंडिजेंट है तो उसको पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और कितना अमाउंट होना चाहिए ये अक्यूज की फाइनेंशियल स्टेटस को देख के डिसाइड किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज, आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि इस डिस्ट्रिक्ट का इंसान है, इस स्टेट का इंसान है, तो दूसरे की सिक्योरिटी दूसरे स्टेट के बंदे इंसान की नहीं ले सकता, ऐसा आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इस केस में जो 10,000 की अमाउंट थी वो 1,000 की बेल बॉन्ड पे फिर इससे इन्हें छोड़ा गया मोतीराम। ठीक है, तो ये मोतीराम के केस को हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट डिस्कस करना कि हमें बेल इज अ मैटर ऑफ राइट हर केस में छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट अगर हमें डिस्कस करना है तो हम ये डिस्कस करते हैं रिफ्यूजल ऑफ बेल। एक बार चल लेते हैं कि कहां पे रिफ्यूज किया जाना चाहिए और कहां पे ये चीज। ठीक है, चलो रिफ्यूजल ऑफ बेल में एक केस है हमारा संजय चंद्र, ये भी केस में का ही केस है। इसमें अक्यूजेशन मतलब इसके फैक्ट्स क्या रहते हैं, अपेलेंट्स रहते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव लोग रहते हैं एक बड़ी सी कंपनी के, रिलायंस एडी ग्रुप एंड डीबी ग्रुप। इनमें मैसिव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का चार्ज रहता है, मतलब 2G स्पेक्ट्रम जो स्कैम हुआ था उससे रिलेटेड रहता है इसमें केस। ठीक है, तो इन पे
ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का मतलब सीरियस ऑफेंस है, बात ये है सीरियस ऑफेंस, ठीक है। इन पे चीटिंग, फोर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर आईपीसी, क्रिमिनल मिसकंडक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सारे चार्जेस लगे होते हैं। अपेलेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब चार्जशीट फाइल होती है तब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, ठीक है। मतलब शुरू में इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब चार्जशीट फाइल होती है और ये समन पे जब ये आते हैं कोर्ट में तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये बेल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल सीबीआई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों बेल रिफ्यूज कर जाती है, ठीक है। कहती है कि बहुत सीरियस चार्ज है, स्कैम बहुत बड़ा है, आप विटनेस के साथ छेड़छाड़ करोगे। मतलब कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है, मेन चीज क्या निकल के आ रहा है कि बहुत सीरियस ऑफेंस है। हमने डिस्कस किया बेल एज अ मैटर ऑफ राइट कि बेल अगर नॉन बेलेबल, अगर बेलेबल ऑफेंस है वहां पे अगर अरेस्ट होता है तो बेल मिलना ही चाहिए, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है कि क्या बहुत सीरियस ऑफेंस अगर किया है तो उस केस में बेल मिलना चाहिए, ये डिस्कशन है यहाँ पे, ठीक है मेन। तो यहाँ पे दोनों कोर्ट ने, स्पेशल सीबीआई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल रिफ्यूज कर दिया। तो ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हमने कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन में और ऐसे हमें प्री ट्रायल डिटेन करके हमें नहीं करना चाहिए, मतलब हमें बेल पे छोड़ो, आप हमें बेल भी नहीं दे रहे हो, अभी हमारा मतलब ट्रायल भी नहीं हुआ, हम गिल्टी भी प्रूफ नहीं हुए और हमें आप मतलब अरेस्ट करके रख रहे हो, ये शुरू से पनिशमेंट है। मतलब बेसिकली दे आर्ग्यूड दैट बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। तो इश्यूज यही थे कि अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है, बहुत ज्यादा आपने सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी को हर्ट किया है, तो क्या इन ग्राउंड्स पे आपको बेल डिनाई किया जा सकता है जबकि आपका गिल्ट प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या एनालिसिस होता है कि इसमें कोर्ट की एनालिसिस यही आती है कि ऑब्जेक्ट ऑफ बेल इज नीदर प्यूनिटिव नॉर प्रिवेंटेटिव, मतलब बेल का कॉन्सेप्ट किसी को पनिशमेंट देने के लिए नहीं है और ना ही कोई चीज प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। बेल का मतलब यही है कि इट्स ओनली पर्पस इज टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द ट्रायल, मतलब अक्यूज्ड इंसान ट्रायल पे आए, ये इंश्योर करना है बेल का, ठीक है। किसी को आप कन्विक्शन से पहले ही किसी की लिबर्टी ले रहे हो तो वो तो पनिशमेंट है और ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के अगेंस्ट है। अगर कोई इंसान प्रूव ही नहीं हुआ कि वो गिल्टी है, ठीक है, वो इनोसेंट ही है अभी भी, और आप उसकी लिबर्टी कर्टेल कर रहे हो, ठीक है, यही चीज है। मतलब इसमें भी यही बोला है कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट जब तक आप गिल्टी प्रूफ नहीं होते, ठीक है। द कोर्ट एक्नॉलेज दैट द स्कैम इन्वॉल्व्ड अ ह्यूज लॉस, ठीक है, लेकिन सीरियसनेस ऑफ चार्ज एक ही फैक्टर है, लेकिन अगर मैक्सिमम पनिशमेंट रिलेटिवली लो है अगर किसी ऑफेंस के लिए, दैट इज इफ 7 years, इस केस में 7 साल, एंड इस ट्रायल में 17 अक्यूज और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे। देखो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में 7 साल का वो है, 7 साल की ही पनिशमेंट है, लेकिन ट्रायल का पता नहीं है कि 7 साल चलेगा या कितना चलेगा। तो अगर आप अभी से इनको जेल में रखते हो, मान लो बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, ठीक है, लेकिन इनकी पनिशमेंट 7 साल ही है, पर आप अगर इनको प्री ट्रायल स्टेज से ही अगर अरेस्ट रखते हो जेल में, तो जितनी सेंटेंस है एक्चुअल उससे बहुत ज्यादा इन्हें जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ पे ये एक पॉइंट निकल के आया। अगली चीज कि आर्टिकल 21 स्पीडी ट्रायल, वही चीज कि मतलब आर्टिकल 21 की डिस्कशन हुई, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज की कितनी देर तक आप किसी की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल करोगे, जल्दी से ट्रायल जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी ये डिसीजन निकल के आएगा और एग्जैक्ट हमें आंसर मिलेगा कि द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, उन्हें जेल में रखना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब इसमें कोर्ट ने ये भी बोला कि विटनेस टेम्परिंग की जो बात बोली गई है ये वेग एलिगेशंस है, इन्होंने कोऑपरेट किया है 1 साल के लिए, इन्होंने कोई ऐसा टेम्परिंग नहीं किया है। तो इसमें निकल के क्या आता है, निकल के यही आता है मेन की सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी और यहाँ पे देखो बेल बॉन्ड कितनी की लगाई, 5 लाख की लगाई। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया मोतीराम के केस में कि कोर्ट ने बोला कि बेल बॉन्ड की अमाउंट डिटरमिन करते हुए आप जो अक्यूज्ड है उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को देखोगे और ये कंडीशंस लगाए, ठीक है। तो इस केस से निकल के क्या आता है, इस केस से हम मतलब इस केस को हम क्या साइड कर सकते हैं, तो इस केस से मेन निकल के आता है बेल एज अ रूल कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या इंडिया का जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है ये कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब यहाँ से भी निकल के यही आता है कि जब तक आप बेल को, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है, जब तक बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, जब तक बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो जनरली मतलब बेल इज द जनरल रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। यहां से निकल के यही आता है कि बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस भी है फिर भी उस केस में बेल डिनाई करते हुए आप कंसिडर करोगे कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी फिर कोर्ट की डिस्कशन आती है कंसिडरेबल, ठीक है, सेम चीज। तो इस केस में भी इनको बेल दे दी गई, तो इसमें भी निकल के यही आया कि आप बेल जनरली रिफ्यूज नहीं करोगे, बेल दी जानी चाहिए अंटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टेम्परिंग करेगा एविडेंस के साथ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो असिस्ट नहीं करेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा या इस तरीके से, ठीक है। तो इन केसेस में बेल रिफ्यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा 2 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, कौन कौन कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट एंड रिफ्यूजल ऑफ बेल, कि आप बेल रिफ्यूज नहीं करोगे। अब दूसरा जो मेन है जहां से हमारा आंसर निकल के आएगा ये है कि अगर कोई ऑफेंस है जहां पे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों इंक्लूड हो रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं। तो हमने 478 बीएनएसएस में देखा कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस की क्या कंडीशंस थे। अब 480 बीएनएसएस जो है वो बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका जनरल रूल ये है कि अगर कोई इंसान को अरेस्ट किया जाता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, ठीक है, और वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है, किसी दूसरे कोर्ट के सामने आ रहा है, तो कहां जा रहा है, जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की जो बेल ग्रांट करने का जो केस है ये एक अलग सेक्शन से रूल होता है, 483 बीएनएसएस, ठीक है। सेक्शन 483 बीएनएसएस, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन।
ये कहता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब नो मैटर कैसा ऑफेंस है, सेक्शन 483 बीएनएसएस के अंडर किसी भी इंसान को बेल मिल सकती है। ठीक है, अगर ऑफेंस बहुत सीरियस है, पनिशेबल विद 7+ ईयर्स, तो ऐसे कंडीशंस लगा के दे सकता है। मतलब देखो, एक तो होता है रेगुलर बेल, आप 478 के अंदर जा रहे हो, ठीक है। एक बहुत सुपर सेक्शन है 483 बीएनएसएस कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की स्पेशल पावर है। अगर 483 के अंडर किसी भी केस में बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में यहाँ पे पावर है कोर्ट को कि बेल ग्रांट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जब डिस्क्रिप्शन है तो जुडिशियसली यूज करना होगा। ऑब्वियसली कोर्ट सारे कंडीशंस देखेगा कि देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बहुत सीरियस ऑफेंस है कि क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। और 483 का यूज करके किसी भी पहले के जो मजिस्ट्रेट ने पहले के जो भी कंडीशंस सेट किए हैं या कुछ भी है, उसको सेट असाइड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग है, बट इसको आपको साइड करना होगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ पे जब भी आप बेल की बात कर रहे हो तो एक स्पेशल ये चीज है, स्पेशल प्रोविजन है, इसको आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो हमने बेल इन बेलेबल ऑफेंस डिस्कस कर लिया। अब बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है सेक्शन 480। तो बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में है कि अगर किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, अगर ये किसके लिए आ रहा है, ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के लिए नहीं है, ये सेक्शन वो 483 से गवर्न होगा। ठीक है, अदर देन हाई कोर्ट सेशन कोर्ट लिखा है, तो कोर्ट में रिलीज देम ऑन बेल, बेल पे छोड़ सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 478 में यहाँ पे शैल दिया था कि छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, बेल देनी ही देनी है, कहा था, देखो शैल। ठीक है, और यहाँ पे है, ये डिफरेंस है। 478 पे आपको देनी ही देनी है बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, इट्स मैंडेटरी। लेकिन जब 480 की बात करते हो तो यहाँ पे है, मतलब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, वही चीज है, द वर्ड में इंडिकेट दैट बेल इज डिस्क्रिशनरी नॉट अ राइट। अब किन नॉन बेलेबल ऑफेंस में जनरली कब बेल डिनाई की जाती है, इसके यहाँ पे कंडीशंस है कि दो स्पेसिफिक सिनेरियो है कि कब नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं ही दी जाएगी। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, बहुत ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है, बहुत ज्यादा ग्रेव ऑफेंस, और रीजनेबल ग्राउंड्स है ये बिलीव करने को कि रीजनेबल ग्राउंड्स है इस चीज को बिलीव करने के लिए कि ये जो ऑफेंस इसने कमिट किया है बहुत ग्रेव है, और इस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो डेथ होगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी। अगर ऐसा कोई केस है तो फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये स्पेसिफाइड है, बाकी सारे केसेस में दी जा सकती है। दूसरे पनिशमेंट के केसेस है तो वहां पे बेल दी भी जा सकती है एक बार को। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अगर ऐसी कोई पनिशमेंट है, ऐसा कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो नहीं ही देना है, ये स्पेसिफाई करके लिखा है। और दूसरा केस क्या है कि अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है और इंसान को जो अक्यूज्ड है उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया जा चुका है डेथ से, लाइफ से, या इंप्रिजनमेंट फॉर 7+ ईयर्स। ठीक है, या फिर किसी दूसरे कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 से 7 साल है, उसके लिए वो 2 बार या 2 बार से ज्यादा, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए। मतलब देखो, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दी जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बात नहीं है, उसके अलग सेक्शंस हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन कब उसको बेल नहीं देनी है, दो केसेस में। अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है, रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने को कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट है। दूसरा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और हैबिचुअल ऑफेंडर है, उस केस में बेल नहीं देनी है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। और यहाँ पे प्रोवाइजो क्या है कि ठीक है, बहुत सीरियस, ये दो कंडीशंस हैं कि सीरियस एंड ग्रेव ऑफेंस किया है उसने और हैबिचुअल ऑफेंडर भी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई केस है कि जो अक्यूज पर्सन है वो एक चाइल्ड है, अंडर 18, एक विमेन है, या सिक या इन्फॉर्म लोग हैं, तो उनको दे सकती है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन दिए हैं, ये जो ऊपर हमने बोला कि नहीं ही देना है, उसके एक्सेप्शन दिए हैं कि ऐसे केस में दिया जा सकता है। रिपीट ऑफेंडर के केस में भी अगर जस्ट एंड प्रॉपर रीजंस हैं, फॉर स्पेशल रीजंस, तो भी उन्हें बेल दी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्राउंड दिया है कि अगर ये बोला गया कि द मेयर फैक्ट दैट द अक्यूज नीड to be identified by witness origin police custody beyond 15 days is not a valid reason to deny bail। मतलब कि अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई इंसान अरेस्ट हुआ है और ये बोला जा रहा है कि उसको विटनेस से आइडेंटिफाई कराना है या फिर 15 दिन पुलिस कस्टडी में ऑलरेडी रह चुका है, तो इस रीजन पे आप बेल डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोवाइजो में ये 3 बातें कही गई। ठीक है, अब आगे है, ये मैं सेक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको शॉर्ट में करके लिख सकते हो। मतलब ये चीज कुछ चीजें यहाँ से आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको याद रहे तो आप लिख सकते हो इसको अच्छे से। ठीक है, इसमें अगला जो सबसेक्शन 3 है 470, बट वी आर डिस्कसिंग 480, सॉरी। सो 480 का सबसेक्शन 3 है, वो कौन सी बात करता है, ये बहुत लंबा सेक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे समराइज करके दिया है। सो 480 का क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है, या फिर ऐसा ऑफेंस है अगेंस्ट स्टेट, आर्मी और प्रॉपर्टी, तो कोर्ट को ये कंडीशंस लगाने ही होंगे। मतलब मैंने बताया ना कि बेल देते वक्त कोर्ट कंडीशंस इंपोज करती है। तो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर ऐसे किसी ऑफेंस में जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है और वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, आर्मी और प्रॉपर्टी है, तो ये कंडीशंस इंपोज करेगी ही कोर्ट कि क्या कि अक्यूज कोर्ट अटेंड करेगा, कोई ऐसा सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा और एविडेंस से टैंपर नहीं करेगा। अगली चीज कि प्रोसीजरल सेफगार्ड, मतलब अगर आप नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल दे रहे हो तो ये सब कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होगा। क्या क्या कोई भी बेल, अगर कोई भी बेल ग्रांट होती है उसके रीजंस राइटिंग में देने होते हैं। ये जो कंडीशन है ये हर जगह अप्लाई होती है। ठीक है, एवरी ऑर्डर ग्रांटिंग बेल मस्ट हैव रिटन रीजंस, और कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर कंडीशंस जो भी बेल में कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं की जा रही है तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। मतलब 480 के अंडर अगर कोई भी बेल दी गई है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आप कंडीशंस फुलफिल ना करोगे तो। ठीक है, 60 डे ट्रायल रूल सबसेक्शन 6 कि अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल है और एविडेंस टेकिंग 60 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो और पूरे टाइम अक्यूज जेल में भी रहा है, तो उनको बेल पे छोड़ना ही छोड़ना होगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट बेल वाला केस है कि 60 डेज के अंदर अगर ये चीज कंप्लीट नहीं हुई मजिस्ट्रेट ट्रायल के केस में, तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली बेल के लिए।
ठीक है। अगर ट्रायल कंप्लीट होता है और जजमेंट अभी तक आया नहीं है, ठीक है, ट्रायल ओवर हो गया और जजमेंट इजंट आउट, और कोर्ट के पास ऐसे ग्राउंड से ये बिलीव करने के कि अक्यूज नॉट गिल्टी है, तो उनको छोड़ा जा सकता है जजमेंट सुनने के लिए, ठीक है। ये एक सबसेक्शन 483 मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक केस है स्टेट वर्सेस कैप्टन जगजीत सिंह। इसके फैक्ट्स क्या होते हैं? जगजीत सिंह होते हैं एक इंडियन आर्मी के फॉर्मर कैप्टन। इन पे चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कॉन्स्पिरेसी करने का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स में, मतलब ऑफेंस, इनका ऑफेंस का जो चार्ज होता है ये होता है सेक्शन 3 और सेक्शन 5। इसमें ना एक सेक्शन जो होता है वो कुछ बेलेबल ऑफेंस का होता है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का होता है। तो यहाँ पे इनको बेल की बात की करनी होती है। मतलब लोअर कोर्ट में क्या होता है, लोअर कोर्ट में सेशन जज जो होता है इनकी बेल रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, बट हाई कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर देता है, ठीक है। इस केस में अभी तक हमने क्या देखा, इसको समराइज करें तो फॉर्मर कैप्टन रहते हैं, ठीक है, फॉर्मर कैप्टन रहते हैं इंडियन आर्मी के। इन पे सेक्शन 3 और सेक्शन 5 मतलब सिर्फ ये नहीं, 2-3 लोग और रहते हैं वो अक्यूज रहते हैं। तो इन पे इन ऑफेंसेस का चार्ज रहता है सेक्शन 3 और सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो सेशन जज इनकी बेल रिजेक्ट कर देता है, बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन हाई कोर्ट इन्हें बेल ग्रांट कर देता है। किन केसेस में? कि सेक्शन 5 जो है वो तो बेलेबल है, सेक्शन 3 नॉन बेलेबल है। सेक्शन 5 बेलेबल है तो इनको बेल दे दी जानी चाहिए। और दूसरा ग्राउंड क्या कहता है कि दूसरे को अक्यूज को बेल दिया जा चुका है, ठीक है, और रिस्पोंडेंट वेल कनेक्टेड है और ये भागेगा भी नहीं, मतलब इट इज अनलाइकली टू एब्सकॉन्ड। तो इन रीजंस पे हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस था और हाई कोर्ट ने बेल कैसे दे दिया। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे, ये हमारा मेजर डिस्कशन का पॉइंट है और यही हमारा जो हमने प्रॉब्लम है, मेन क्वेश्चन, वो भी यहीं से सॉल्व होगा हमारा। तो यहाँ पे कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हाई कोर्ट ने एरर किया है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट द हाई कोर्ट एरर। देखो, जब हमें ये सर्टेन नहीं है, ठीक है, ट्रायल चल ही रहा है, अभी डिसीजन नहीं आया है और उसमें बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों है, दोनों के चांसेस हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि कौन मतलब चार्जेस प्रूफ नहीं हुए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि वो बेलेबल भी निकल के आ सकता है, नॉन बेलेबल भी निकल के आ सकता है, या दोनों के लिए गिल्टी प्रूफ हो सकता है, बट देयर आर चांसेस फॉर द नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल जब भी ऐसा कोई कंडीशन हो जहां पे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों इन्वॉल्व हो रहा हो, तो वहां पे कोर्ट मोर सीरियस सेक्शन को देखेगी। और ज्यादा सीरियस सेक्शन कौन सा होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस। ज्यादा सीरियस, ज्यादा हीनस क्राइम्स जो होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने इग्नोर किया कि यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस भी था, हाई कोर्ट ने बेलेबल ऑफेंस पे ज्यादा फोकस किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस को इग्नोर किया और इसमें गलती की, ठीक है। तो इस चीज में यही है कि नॉन बेलेबल केसेस के केस में डिस्क्रिशन होता है में, एज वी सॉ अर्लियर। सेम चीज आगे आती है कि इसमें जो सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है ये नॉन बेलेबल है और ये 14 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ द क्राइम प्राइमरी फैक्टर है, तो आप इसको ध्यान देना चाहिए था। अगली चीज जो अगला पॉइंट बोला था कि अक्यूज को बेल ग्रांट कर दी गई थी, इसलिए इसको इन्हें भी बेल ग्रांट की जाए। इस पे कोर्ट ने बोला कि आप उनका रोल देखोगे। जगजीत सिंह वाज द प्राइमरी कांटेक्ट विद द फॉरेन एजेंसी, प्राइमरी कांटेक्ट इनका था। तो को अक्यूज को अगर दिया गया है बेल, तो जरूरी नहीं कि हर इंसान को बेल दे ही दी जानी चाहिए। आप उनका रोल देखोगे कि उस क्राइम में उनका रोल कितना है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन क्या निकल के आता है? डिसीजन ये निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ कर सुप्रीम कोर्ट अपील अलाउ कर देता है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है और जगजीत सिंह की बेल को कैंसिल कर देता है और बोलते हैं कि ट्रायल आप फिर से कमेंस करो एंड प्रोसीडिंग स्टार्ट करो। यहाँ से निकल के क्या आता है कि जब भी कोई बेल, मतलब जो मेन हमारा निकल के आ रहा है रेशियो, वो क्या निकल के आ रहा है कि जब भी कोई बेल प्ली आती है कोर्ट के सामने, कोर्ट डिटरमिन करेगा कि वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया जो होगा वो अप्लाई करेगा, जो ज्यादा सीरियस ऑफेंस होगा वो अप्लाई करेगा, नॉन बेलेबल के हिसाब से देखेगा। और नॉन बेलेबल बेल के केस में ये सब कुछ कंसिडर करेगा कि ऑफेंस का नेचर क्या था, सीरियसनेस कैसा था, एविडेंस का कैरेक्टर क्या है, इंसान के भागने की क्या प्रोबेबिलिटी है, विटनेस की टेम्पर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इंटरेस्ट यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट को हमें ज्यादा फेवर करना चाहिए। मतलब अब ये क्योंकि केस जो था वो नेशनल सिक्योरिटी का था, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का था, तो यहाँ पे ये बहुत ही ग्रेव और बहुत ही सीरियस कंसर्न है। तो इस केस में बेल नहीं दी गई, बेल को रिफ्यूज किया गया, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन के डिसीजन पे आते हैं कि हमने जितने भी लीगल प्रोविजंस देखे, केस लॉज देखे, हमने क्या क्या देखा, 478 देखा, 480 देखा, 483 देखा और केसेस देखे, 3 केसेस देखे, स्टेट वर्सेस कैप्टन जगजीत सिंह, मोतीराम एंड वन मोर, संजय चंद्र वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अलग अलग केसेस देखे, अलग अलग ये देखे। इससे क्लियर होकर क्या आ रहा है? क्लियर होकर ये आ रहा है कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, बेल रिफ्यूज भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस जब दोनों इंक्लूड होता है, वहां पे जो ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं उसको देखना है, सीरियसनेस एंड द नेचर ऑफ क्राइम देखना है। और स्टेट वर्सेस कैप्टन जगजीत सिंह को देखते हुए, इस डिसीजन को देखते हुए, वी कैन से कि बेल नहीं दी, हाई कोर्ट को बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए। वी कैन ऑल्सो राइट इट कि नहीं करनी चाहिए बेल ग्रांट, और साथ ही साथ जो भी सिचुएशंस है उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, जो भी फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, उसके हिसाब से ये चीज देखा जाना चाहिए, ठीक है। सो बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड इन दिस केस, और वी कैन आल्सो ऐड अ लाइन कि द हाई कोर्ट शुड आल्सो कंसीडर द स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ द केस, दैट व्हाट इज द दिस थिंग, व्हाट इज द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम एंड अदर फैक्टर्स एज वेल, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हमने ये खत्म कर लिया। ये मेजर पार्ट था क्योंकि इसमें आपने बेल भी देखा, नॉन बेलेबल ऑफेंस भी देखा एंड रिफ्यूजल ऑफ बेल भी देखा। सो इस तरीके से, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।